औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि वेव्स के नाम से है, इसे हम डिस्क्राइब करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि वेव क्या होती है। आप फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं, जो चीज़ देखी जाए, ऑब्ज़र्व की जाए और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें नज़र आए तो उसी पर हम बिलीव करते हैं। तो फिज़िक्स चूँकि नेचर पर डिपेंड करती है, इसका मीनिंग ही प्रैक्टिकल नेचर है, तो कुदरती तौर पर होने वाले जितने भी अवामिल हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर हम उन्हें ईज़िली ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उन पर बिलीव करते हैं। तो एक अंग्रेजी की कोटेशन है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो इसीलिए अगर आप जो चीज़ देखते हैं उसी पर बिलीव करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या रिलेटेड चैप्टर से, वो है वेव्स। तो वेव क्या है बेसिकली, हम इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी वेव्स को प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो चीज़ सेंस की जाए उसे हम मैटर बोलते हैं, और फिज़िक्स के अंदर मैटर और एनर्जी का ही ताल्लुक है। तो इसलिए जो वेव है ये बेसिकली किसी भी मीडियम के अंदर जो मैटर का बना हुआ हो उसके अंदर डिस्टर्बेंस का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को पानी की सतह पर रख दें और फिर उस पानी के अंदर एक पत्थर फेंकें और पानी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ वाटर ड्यू टू अ स्टोन ड्रॉप्ड इन इट, वो क्या करेगी, उस पानी को डिस्टर्ब कर देगी। और वो जब पानी डिस्टर्ब होगा तो हम कहते हैं उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो क्रिएट कर रही है वेव, वो कौन सी चीज़ है, स्टोन। और मीडियम कौन है जिसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, वो है वाटर। और जिस वक्त स्टोन फेंकेंगे पानी के अंदर थोड़ा सा इर्ताश आएगा, आप उसकी सरफेस के ऊपर बॉल को रख दें। आपके सामने यहाँ एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसके अंदर ये वाटर है, हमने इसके अंदर पत्थर फेंका जिससे उसके अंदर क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आई, और उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में पानी की इस तरह से लेयर सी बन गई। और हम कहते हैं ये लेयर जो कि डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हुई, दिट इज़ एक्चुअली अ वेव। अब इस वेव के अंदर होता क्या है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसकी सरफेस के ऊपर बॉल को फेंक दिया। अब हम देखेंगे कि वो बॉल उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से मूव करती हुई जाएगी। वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आगे भी जा रही है और वर्टिकली भी मूव कर रही है। तो बोथ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन अ बॉल इन दिस वाटर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वेव, जो शो कर रही है कि वेव प्रोपगेट होती है डिस्टर्बेंस के नतीजे में। तो इस वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी ऑसिलेट करते हैं। और पार्टिकल्स को समझ लें ये बॉल है, और ये बॉल जो पानी की सरफेस पर है, वो पानी के पार्टिकल्स इस बॉल को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लाइटली वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। अब आप देख रहे होंगे इनिशियली सपोज बॉल इस तरह से, अब वो ये इस तरह घूम भी रही है, आगे भी जा रही है। यहाँ पर इनिशियली बॉल है, इसको समझ लें इनिशियल पोजीशन और पार्टिकल। और जब वो आगे की तरफ आएगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। अब देखें, ये पार्टिकल पहले इधर था, अब इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, जो शो कर रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सेस भी है, लेकिन बॉल आगे बढ़ती जा रही है हॉरिजॉन्टली। तो बोथ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन अ मीडियम ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ अ स्टोन इन अ वाटर क्रिएट्स वेव। तो वेव इज एक्चुअली a disturbance that propagates through space and time, कि ये वो डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ती है उस मीडियम के अंदर जिसे हमने स्पेस कहा, और किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। और एक और डेफिनेशन इससे रिलेट करते हैं हम, व्हाट इज़ अ वेव। तो वेव इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। अब देखें, जिस तरह पानी में आपने पत्थर फेंका, पानी के ऊपर वाली सतह के पार्टिकल्स जो हैं वो बॉल को साथ लेके जा रहे हैं,
जिससे ये साबित हुआ कि बॉल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही है वेव के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट, और वो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट आगे बॉल को लेके जा रही है। तो इसका मतलब है पानी तो वहीं रुका हुआ है, तो उसकी ऊपर वाली सरफेस के पार्टिकल्स जो उस स्टोन की वजह से बॉल को आगे ले जा रहे थे रिप्रेजेंट करेंगे मोशन ऑफ अ वेव को। तो इसलिए इसमें दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी, कौन कौन सी, कि एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वो बॉल का आगे बढ़ना डिस्टर्बेंस का नतीजा, और वो एनर्जी जो उसको मिलगी पार्टिकल्स को, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम होता है। और आप जानते हैं मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए मास किसका है, पार्टिकल्स का, v क्या है, वेलोसिटी है, और ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट मोमेंटम है, और ये दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मीडियम इटसेल्फ वही है, सिर्फ वो जगह जहाँ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वो उसे आगे लेके जा रही है। तो अब इस वेव्स की एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर वेव्स, वेव्स इन अ स्प्रिंग, अगर आप एक स्प्रिंग है उसको वर्टिकली आप क्या करें, सस्पेंड कर दें, और सस्पेंड करने के बाद उसके एक एंड के साथ ब्लॉक को अटैच कर दें और फिर उसे ऑसिलेट करवाएं, बॉल को खींच लें और फिर उसे छोड़ दें, जिससे क्या होगा, उसके अंदर ऑसिलेशंस आएंगी, अप एंड डाउन मूव करेगा। अब यहाँ पर जो मीडियम है वो स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के अंदर आने वाली, मैं यहाँ पर एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्ज करें ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ आपने यहाँ एक मैस अटैच कर दिया, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। अब आप इसको जैसे ही लटका के छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इस स्प्रिंग को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, जिससे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आई और स्प्रिंग जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से नई पोजीशन पर आ गया। और ये चीज़ जो उसकी पोजीशन चेंज कर रही है वो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन ला रही है, और उसके बाद ये वापस जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स से, और दूसरी तरफ भी ये ब्लॉक उतनी ही पोजीशन या फासले पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये एक और पोजीशन, जिसके नतीजे में ये जहाँ से शुरू होगा वापस वहीं आ जाएगा। और इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं, और ये ऑसिलेशन इस स्प्रिंग के अलोंग ही आ रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई कॉजेज अ डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस इज अ वेव, और इस तरह की वेव्स जो इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होंगी वो कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन जो वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दो तरह की थी, एक हॉरिजॉन्टल भी थी एक वर्टिकल भी थी, और जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, आप ऐसे कह सकते हैं कि वेव ने बढ़ना है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है वेव की, और यहाँ पर है वेलोसिटी पार्टिकल्स की। तो देखें ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर हो गए, 90 पर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव की स्पीड इधर है, पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट इस तरह ऑसिलेट होते हुए पानी की सतह पर आगे जा रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल 90 हुआ। और इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और दूसरी किस्म की ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें एक ब्लॉक को अटैच किया स्प्रिंग के साथ और ऑसिलेट हुआ अप एंड डाउन, तो इसके अंदर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मैं इसे वर्टिकल बना देता हूं ताकि आप समझ सकें, स्प्रिंग इसी तरफ को एक्सपैंड भी हुआ और कॉम्प्रेस भी हुआ। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन अ मीडियम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मीडियम। तो वेव की स्पीड और उसके पार्टिकल्स की स्पीड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एंगल कितना हो गया, 0। और इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दोनों वेव्स को हम वेव्स की टाइप्स में अगर पढ़ें तो वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स की टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, या उसका दूसरा नाम है इलास्टिक वेव्स। तो ऐसे मीडियम जिनमें इलास्टिसिटी हो तो वो डेफिनेटली कौन सी चीज़ में होगी, मैटर में। और वो कौन सी चीज़ होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इन तीनों टाइप्स के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम इलास्टिक वेव्स भी बोलेंगे, और दूसरा उनका नाम क्या है, मैकेनिकल वेव्स। अब इन वेव्स की पहचान क्या है, ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जैसे एग्जांपल थी वाटर वेव्स की। तो वाटर वेव्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं, तो याद रखिएगा वाटर वेव्स आर पार्शली ट्रांसवर्स एंड पार्शली लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर वेव्स साइनोसाइडल कर्व की बनती हैं। लेकिन जब अगर आप एक स्टोन फेंक दें ऐसे लेक में जो जिसमें पानी ठहरा हुआ हो, तो उसमें एक सर्कल सा बनता जाता है उस जगह से जहां स्टोन फेंकते हैं। तो वो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और पार्शली ट्रांसवर्स भी होती हैं। तो अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप पानी के अंदर पत्थर फेंकने के बाद उस पानी के अंदर बॉल को रख दें, तो ये होगा कि वो जो सर्कल आगे बढ़ेगा, जब वो बॉल पर से नीचे से गुजरेगा तो बॉल थोड़ी सी ऊपर भी होगी और फिर नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है दीज वेव्स आर पार्शियली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो हम बात कर रहे हैं इन्हीं वेव्स की। तो ये मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और एक और बेस्ट एग्जांपल वेव्स की जो है वो है साउंड वेव, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एयर के ज़रिए जाती है। अगर वो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाए तो एटमॉस्फेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड गैसेस इज़ आल्सो अ मैटर। और अगर वो निकाल दी जाए, वैक्यूम बन जाए, तो फिर साउंड नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि सूरज पर एक धमाका हुआ है तो उसकी आवाज़ कितनी देर के बाद हम तक पहुँचेगी, तो उसका आंसर ये है कि हमारे पास आवाज़ आएगी ही नहीं, क्योंकि जो सूरज और ज़मीन है उसके दरमियान मीडियम क्या है, वैक्यूम है। और वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता, बिकॉज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उन्हें एक मीडियम सपोर्ट चाहिए, इलास्टिसिटी वाला मीडियम चाहिए। और वैक्यूम में न सॉलिड, न गैस, न लिक्विड, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्टिंग मीडियम नहीं होगा तो वो हम तक पहुंच भी नहीं सकेगा। तो इसलिए एक्सप्लोजन ऑकर इन अ सन विल नॉट रीचेस द अर्थ बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ। अच्छा, हम बात कर रहे थे मैकेनिकल वेव्स की। तो ऐसी वेव्स जिन्हें आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। और एक और डेफिनेशन, दीज आर ड्यू टू द ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बॉल वाली दी और इसकी एग्जांपल मैंने आपको स्प्रिंग वाली भी दी है। अब उसके बाद इसीलिए मैंने इसकी एग्जांपल में लिखा स्प्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स या फिर क्या है, साउंड वेव्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की कुछ कैटेगरीज की। तो उनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है उसे हम बोलते हैं शॉक वेव्स। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ऐसी वेव्स जो कि शॉक का मतलब होता है ह्यूज डिस्टर्बेंस। और हमने कहा वेव इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स इन अ मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम के अंदर ह्यूज अमाउंट में डिस्टर्बेंस दे दी जाए तो
हम ये कह सकते हैं ह्यूज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम क्रिएट्स शॉक वेव्स। और इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो उनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शंस, उसके अलावा अर्थक्वेक्स, और उसके अलावा आप अगर देखें कोई केमिकल रिएक्शन, तो ये सारे किस किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करेंगी? शॉक वेव्स। जैसा कि अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो ब्लास्ट ज़मीन पर ह्यूज डिस्टर्बेंस के नतीजे में तबाही फैलाता है, इसलिए हमने अर्थक्वेक्स के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शंस का नाम भी लिया। वॉल्केनिक इरप्शन या आतिशफशान जब पड़ता है तो उस वक्त भी धमाके होते हैं। और उसके अलावा ये जो अर्थक्वेक्स हैं, इनके नतीजे में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ज़मीन की सतह के अंदर क्रस्ट में प्रोड्यूस होती हैं, और उस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ये कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिस्मिक वेव्स आर एक्चुअली वेव्स जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक्स एंड दीज वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू शॉक वेव्स। और शॉक वेव्स के अंदर इन वेव्स की अगर ये कहाँ बनती हैं तो ये ज़मीन की सतह के नीचे, तो दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक्स अंडर द अर्थ क्रस्ट या बिलो द डीप बिलो द अर्थ। तो ये है शॉक वेव्स। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम वेव्स की, तो उनमें आ जाती हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जब डिस्टर्बेंस मीडियम में देने से वो मीडियम तो वहीं रुका रहे, लेकिन डिस्टर्बेंस उस मीडियम में उस जगह से दूर जाए जहां डिस्टर्बेंस दी गई है। ये याद रखिएगा, वेव को जनरेट करने के लिए मैकेनिकली दो फैक्टर्स ज़रूरी हैं। नंबर वन, सोर्स विच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, एंड नंबर टू, medium which supports the disturbance to propagate from one place to another। तो ऐसी वेव्स जो मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं लेकिन डिस्टर्बेंस से दूर जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, सपोज यहाँ एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक रस्सी है, यहाँ एक और आदमी खड़ा है, उसने उस रस्सी का एंड दूसरी तरफ पकड़ा हुआ है। अब ये वाला आदमी इस रस्सी के एंड में डिस्टर्बेंस देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हैंड कौन सी चीज़ है? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और ये रस्सी कौन सी चीज़ है? मीडियम। अब क्या होगा डिस्टर्बेंस के नतीजे में? यहाँ इस रस्सी के अंदर एक हम्प सा प्रोड्यूस होगा जो कि इस आदमी के जर्क्स के नतीजे में, जो कि वो रस्सी में दे रहा है, उससे दूर जाएगा। तो डिस्टर्बेंस इज अ जर्क गिवन बाय अ हैंड ऑफ अ पर्सन, एंड हम्प क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग इज अ वेव विच प्रोपगेट्स अवे फ्रॉम हिज हैंड। तो इसका मतलब है हैंड से दूर जा रही हैं। तो ऐसी वेव जो मीडियम में प्रोड्यूस होने के बाद सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर जाती हैं। तो हम इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो एक तो यही रस्सी वाली है,
स्ट्रिंग वाली है, और दूसरी ये है कि अगर आपके पास एक स्लिंग की लूज स्प्रिंग है, उसका एक एंड अपने हाथ में पकड़ें और दूसरा एंड जो है अगर आप एक टेबल के एक एंड से बांध दें और उसे इस तरह से जर्क्स देना शुरू कर दें, तो उसके अंदर जस्ट लाइक अ स्नेक वेव्स आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो ये भी कौन सी वेव्स होंगी? मैकेनिकल वेव्स। अभी मैंने आपको इनिशियली वेव्स की कैटेगरीज दो बताई, एक ट्रांसवर्स वेव्स, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब यहाँ पर ये जो मैं इस रस्सी की एग्जांपल में जो वेव की कैटेगरी को बता रहा हूँ, दिस कैटेगरी इज अ ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज इसके अंदर पूरा हम्प वेव है, और यहाँ पर जो होंगे जब जर्क दिया गया तो इसके पार्टिकल रस्सी के ऊपर को उठेंगे, और जब जर्क नीचे की तरफ आएगा तो रस्सी के पार्टिकल्स भी नीचे की तरफ को आएंगे। तो ये हम्प के अंदर पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस वाई एक्सिस पर है, लेकिन वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, आगे बढ़ने की सिमत है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है, विच शोज दैट particles which are representing these circles are along y-axis, and wave which is represented by a hump moves along x-axis, both are perpendicular, then such kind of mechanical waves are represented as transverse waves. अब दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे थे हम, तो वो आप पहले ही समझ चुके हैं, जिसमें पार्टिकल्स और वेव की वेलोसिटी एक ही सिमत में हो, जैसे आप स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स के और लॉन्गिट्यूडनल वेव के कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक वेव्स का। अब उन वेव्स के अंदर क्या होता है वो कंप्लीटली हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में।